तो भाई लोग, इस वीडियो के अंदर हमें सियाव बाई और सियाव फैन की एक जबरदस्त बैटल दिखाई जाएगी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड के अंदर देखा था कि किन युन सेक्ट का एंसेस्ट्रल हॉल पूरी तरह डिस्ट्रॉय हो चुका था और साथ ही डाउसुवान और तियान भुई गायब थे, जिसके बाद हमें बीस्ट गॉड के पास्ट के बारे में बताया गया था। इसके बाद हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें सबड्यू डेविल एंशिएंट केव को दिखाया जाता है, जिसके अंदर धीमे कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी और सामने से हल्की डार्क ग्रीन लाइट चमक रही होती है और उसी लाइट के पीछे धीरे धीरे सियाव फैन और जिन पिंगेर की परछाई दिखाई देती है और दोनों सबड्यू डेविल एंशिएंट केव के काफी अंदर तक पहुंच चुके होते हैं। लेकिन ये अजीब गुफा खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी और नम और अंधेरा रास्ता बार बार मुड़ता हुआ ऐसा लगता था जैसे वो इन्फिनिट तक आगे फैल रहा हो और सोल डिवाउरिंग स्टिक की लाइट भी सिर्फ 6 आगे तक ही रास्ता दिखा पा रही थी और उसके बाद फिर वही साइलेंट डार्कनेस था और इस अंधेरे के अंदर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मिस्टीरियस पेयर ऑफ आइज लगातार दोनों इंट्रूडर्स पर नजर रखे हुए हो। तो वही जिन पिंगेर को धीरे धीरे बेचैनी होने लगती है और उसका माइंड बार बार इसी सवाल में उलझता है कि इस रास्ते के आखिर में उनका सामना किससे होने वाला है। लेकिन तभी सियाव फैन अचानक रुक जाता है, जो देखकर जिन पिंगेर लगभग उससे टकरा जाती है और तुरंत खुद को रोककर पूछती है कि क्या तुम्हें कुछ पता चला, जिस पर सियाव फैन पीछे मुड़कर उसे देखता है और कहता है कि तुम्हारी ब्रीदिंग बहुत तेज है, जो सुनकर जिन पिंगेर स्टन्ड रह जाती है और फिर भौहें सिकोड़कर सीधी खड़ी हो जाती है, जो देखकर सियाव फैन कुछ नहीं कहता और आगे बढ़ जाता है और कुछ कदम बाद उसे पीछे से जिन पिंगेर की गहरी सांस सुनाई देती है और फिर उसकी ब्रीदिंग नॉर्मल हो जाती है। तो वही सियाव फैन को पीछे से देखते हुए जिन पिंगेर को उसकी स्टेडी और मजबूत पीठ में अजीब सी सेफ्टी महसूस होती है और उसके कंधे पर लिटिल मंकी सिर झुकाए बैठा था और उसकी लंबी टेल कदमों के साथ हिल रही थी। तो वही सियाव फैन की सोल डिवाउरिंग स्टिक की डार्क ग्रीन लाइट इस डार्कनेस में बेहद जेंटल लग रही थी और सिनिस्टर ऑर्ब की पुरानी मेलेवलेंट पावर जैसे पूरी तरह गायब हो चुकी थी। और आगे बढ़ते हुए जिन पिंगेर देखती है कि गुफा की स्टोन वॉल्स पर इंसानों द्वारा बनाए जाने के साफ निशान हैं। तो वही शुरुआत में उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब उसे समझ आने लगता है कि इस लेजेंडरी केव का रास्ता पूरी तरह नेचुरल नहीं है। रास्ता घुमावदार जरूर था, लेकिन जमीन पर ज्यादा बम्प्स नहीं थे और उन्हें चलते समय वैसी डिफिकल्टीज भी नहीं हो रही थी जैसी इस जगह पर होनी चाहिए थी। लेकिन सबसे अजीब बात ये थी कि यहाँ किसी इविल डीमन की ब्लडी स्मेल नहीं थी और जमीन पर ह्यूमन बोन्स भी नहीं थी और सबड्यू डेविल केव का ये हिस्सा इतना क्लीन और शांत था कि इसे दुनिया के सबसे बड़े इविल के रेस्टिंग प्लेस जैसा समझना मुश्किल था। लेकिन तभी दोनों एक और मोड़ लेते हैं और अचानक सामने का डार्कनेस और गहरा हो जाता है, जैसे कोई इनविजिबल वॉल खड़ी हो, जो देखकर सियाव फैन और जिन पिंगेर तुरंत पीछे हट जाते हैं और अगले ही पल जमीन में 2 होल्स फट पड़ते हैं और उसी डार्कनेस से एक भयंकर रोर और स्ट्रॉन्ग विंड उनकी तरफ टूट पड़ती है। तो वही जिन पिंगेर तुरंत दूर हट जाती है, जबकि सियाव फैन डार्क ग्रीन लाइट से घिरकर वहीं खड़ा रहता है, जिसके बाद वो अपना राइट हैंड डार्कनेस में डाल देता है और जैसे ही उसका हाथ उस अंधेरे के अंदर जाता है तो उसके हाथ के आसपास की ब्राइट लाइट अचानक गायब हो जाती है, जैसे किसी चीज ने उसे निगल लिया हो। लेकिन अगले ही पल ब्लैक स्क्रीन के अंदर 7 होल्स फट जाते हैं और डार्क ग्रीन लाइट बाहर निकलने लगती है और एक दर्द भरी हाउल के साथ डार्कनेस हटती है और 2 रेड आइज दिखाई देती हैं। और अब जिन पिंगेर को पता चला था कि यहाँ एक बहुत बड़ी ब्लैक बैट मौजूद है और उसके विंग्स में 7 बड़े होल्स हो चुके थे। लेकिन इंजरी के बावजूद वो और वायलेंट होकर सियाव फैन पर झपट पड़ता है। लेकिन तभी सियाव फैन के कंधे से लिटिल मंकी अचानक छलांग लगाकर उसकी तरफ बढ़ता है, जो देखकर सियाव फैन और जिन पिंगेर दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि ब्लैक बैट के सामने लिटिल मंकी बहुत छोटा था। लेकिन अगले ही पल लिटिल मंकी की बॉडी तेजी से बढ़ने लगती है और एक विशाल 3 आइड स्पिरिचुअल मंकी में बदल जाता है और दोनों बीस्ट्स हवा में जोरदार धमाके से टकराते हैं, जिसकी वजह से पूरी केव कांप उठती है और ब्लैक बैट लिटिल मंकी पर पूरी ताकत से अटैक करता है। लेकिन लिटिल मंकी बहुत तेजी से उसके क्लॉज से बच जाता है और अगले ही पल अपनी दोनों प्लांट से उसके विंग्स को पकड़ लेता है, जो देखकर ब्लैक बैट पहली बार डरता है और जोर से श्रीक करता है। लेकिन लिटिल मंकी की रोर पूरी केव को हिला देती है और अगले ही पल उसके आर्म्स घूमते हैं और डार्क ब्लू ब्लड चारों तरफ फैल जाता है और ब्लैक बैट 3 आइड एप के हाथों 2 हिस्सों में फटकर दूर जा गिरता है। इसके बाद एप धीरे धीरे पलटकर सियाव फैन की तरफ देखता है, जो देखकर उसकी रेड आइज का ग्लो धीरे धीरे गायब होने लगता है और रेज भी शांत हो जाता है और अगले ही पल उसकी बॉडी तेजी से छोटी होकर वापस लिटिल मंकी में बदल जाती है और वो जमीन पर बैठकर अपना सिर खुजलाता है और सियाव फैन को देखता है, जो देखकर सियाव फैन की आंखों में वार्मथ और स्माइल आ जाती है और वो लिटिल मंकी को उठाकर ध्यान से देखता है और फिर उसे कंधे पर बैठाकर कहता है कि यहाँ से बाहर निकलने के बाद मैं तुम्हारे लिए वाइन खरीदूंगा। जो सुनकर जिन पिंगेर कुछ पल के लिए ब्लैंक रह जाती है और उसे समझ ही नहीं आता कि सियाव फैन इतनी खतरनाक जगह में भी वाइन की बात कैसे कर सकता है। लेकिन लिटिल मंकी खुशी से जीजी करने लगता है और फिर उसे जैसे कुछ याद आता है और वो अपने कंधे से बड़ा वाइन बैग उतारकर जमीन पर फेंक देता है। तो वही सियाव फैन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाता है और लिटिल मंकी उसके कंधे पर बैठा उसके साथ डार्कनेस में चला जाता है।
है, जो देखकर जिन पिंगेर को उनके बीच एक अजीब कनेक्शन महसूस होता है। लेकिन तभी सियाओ फैन की लाइट दूर हो जाती है और आसपास डार्कनेस छा जाता है। तो वही जिन पिंगेर पर्पल लाइट से रास्ता इल्यूमिनेट करके उसे कैचअप करने लगती है। लेकिन तभी डार्कनेस से लिटिल मंकी उसकी तरफ दौड़ता हुआ आता है, जो देखकर जिन पिंगेर अलर्ट हो जाती है, लेकिन जल्द ही समझ जाती है कि वो लिटिल मंकी है। तो वही लिटिल मंकी गुस्से में उसे घूरता है और अपने पैरों की तरफ इशारा करता है, जो देखकर जिन पिंगेर नीचे देखती है और समझ जाती है कि उसका पैर उसी वाइन बैग पर पड़ा है जिसे लिटिल मंकी ने फेंका था। जो देखकर लिटिल मंकी वाइन बैग उठाता है और डस्ट साफ करता है और फिर पीठ पर लटका लेता है। तो वही जिन पिंगेर हंसते हुए कहती है कि अरे स्टूपिड मंकी, इसे तुमने खुद फेंका था, तो फिर मुझ पे गुस्सा क्यों कर रहे हो। जो सुनकर लिटिल मंकी झी करता है और फनी फेस बनाता है और वो सियाओ फैन के पीछे डार्कनेस में भाग जाता है। जो देखकर जिन पिंगेर सिर हिलाती है और उसके पीछे चल पड़ती है। तो उधर सबड्यू डेविल केव की और गहराई में ब्रेजियर की फायर अब भी जल रही होती है और बीस्ट गॉड और मिस्टीरियस लेडी चुप बैठे थे, जैसे दोनों पेनफुल मेमोरीज में डूबे हों। और पास में ताउटी भी जमीन पर पड़ा था। लेकिन तभी ताउटी अचानक जागता है और दूर डार्कनेस की तरफ देखते हुए अनईजी होकर क्राई करता है, जो देखकर बीस्ट गॉड आंखें खोलता है। और उसी समय लेडी भी दूर से आती हाउल सुन लेती है। तो वही बीस्ट गॉड शांत आवाज में कहता है कि कोई यहाँ आ गया है। जो सुनकर लेडी कहती है कि सोचा नहीं था कि कोई सच में यहाँ तक पहुंच जाएगा। शायद युन यिलान ने किसी को तुम्हारी सिचुएशन पता करने और उनकी मौत के लिए भेजा है। जो सुनकर बीस्ट गॉड कहता है कि जो भी हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये लोग इतनी गहराई तक पहुंच गए हैं, उन्होंने ब्लैक बैट को भी पार कर लिया है और आगे ब्लैक टाइगर सैवेज स्पिरिट भी है। इनका यहाँ तक आना सिंपल नहीं है। जो सुनकर लेडी पूछती है कि तुम मॉर्टल बन चुके हो और इतनी इंजरी के साथ क्या इन अननोन एनिमीज को हैंडल कर सकते हो। जो सुनकर बीस्ट गॉड मुस्कुराकर कहता है कि मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं वरीड नहीं हूँ। जो सुनकर लेडी पूछती है कि क्यों, जिस पर बीस्ट गॉड कहता है जब तुम मेरे साथ हो तो मुझे किस चीज से डरना चाहिए। जो सुनकर लेडी कोल्डली कहती है कि तुम मरते हो या जिंदा रहते हो, मुझे उससे क्या। ऐसा मत समझना कि मैंने एक बार तुम्हारी हेल्प की है तो इस बार भी करूंगी। तुम्हारी ईवल पावर को देखते हुए हम कब एनिमी बन जाएं कहना मुश्किल है, इसलिए तुम्हारा जल्दी मरना ही बेहतर है। जो सुनकर बीस्ट गॉड खांसते हुए भी मुस्कुराता है और कहता है कि मैं एक दिन मरूंगा ही, लेकिन उससे पहले तुम 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन को स्टडी करना चाहती थी और अगर मैं मर गया तो तुम्हारी मेहनत बेकार हो जाएगी। जो सुनकर लेडी कहती है कि फॉर्मेशन यही है और मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं। तो वही बीस्ट गॉड समझाता है कि दुनिया में 8 सैवेज इन्फर्नो फॉर्मेशन अब सिर्फ यहाँ और फैन शियांग वैली इन्फर्नो ऑल्टर में बचा है, लेकिन वहाँ का फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो चुका है और तुम इसकी मिस्ट्री पूरी तरह नहीं समझ पाई हो और सिर्फ मैं ही इसे एक्टिवेट करके तुम्हारे साथ स्टडी कर सकता हूँ। अगर तुम्हारे पास इन्फर्नो मिरर होता तो तुम इसे खुद एक्टिवेट कर सकती थी, लेकिन तुम्हारे पास वो नहीं है। और फिर वो थोड़ी देर रुककर कहता है कि लिंग लॉन्ग ने ये फॉर्मेशन मुझे कंट्रोल करने के लिए बनाया था और अगर मैं मर गया तो ये फॉर्मेशन भी खत्म हो जाएगा और ये बात तुम खुद भी जानती हो कि मेरे बिना इसे एक्टिवेट करना आसान नहीं है और ऐसे में अगर मैं मर गया तो आखिर तुम्हें इससे कुछ हासिल नहीं होगा। जो सुनकर लेडी काफी देर चुप रहती है और फिर कहती है कि तुम जीत गए, ठीक है, मैं इन लोगों को हैंडल करूंगी। जो सुनकर बीस्ट गॉड कहता है कि तुम्हारे अपने कंसर्न्स हैं और इसी वजह से तुम किसी और के कंट्रोल में हो, लेकिन क्या तुम बता सकती हो कि आखिर किसके लिए तुम मेरे साथ रहने और इस फॉर्मेशन को स्टडी करने का रिस्क उठा रही हो। लेकिन इसके बाद कोई जवाब नहीं आता और ऐसा लगता है जैसे मिस्टीरियस लेडी वहां से जा चुकी हो। तो वही ब्रेजियर की फायर अब भी जल रही थी और उसकी लाइट बीस्ट गॉड की आंखों में दिखाई दे रही थी। तो वही ताउटी धीरे धीरे खड़ा होकर ग्राउल करने लगता है और बीस्ट गॉड बस सामने फैली डार्कनेस को चुपचाप देखता रहता है। तो वही सेंट्रल प्लेन्स में हे यांग सिटी से लगभग 20 माइल्स दूर धीरे धीरे शाम हो जाती है और पुराने रास्ते पर चलने वाले लोग भी एक एक करके गायब हो रहे थे। तो वही डीमंस और इविल डूअर्स खुलेआम घूम रहे थे। भले ही ये इलाका गुड फैक्शन के किन युन सेक्ट के पास था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि अगले पल किस डीमन या इविल डूअर से सामना हो जाए और हर कोई अपनी जान को कीमती समझता था। इसलिए अंधेरा होते ही ज्यादातर लोग घरों में लौट चुके थे, लेकिन इसी सुनसान रास्ते पर 3 लोग अब भी चल रहे थे और सबसे आगे झाओ ये सियान था और उसके पीछे सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग थे। तो वही सियाव हुआन के हाथ में मिस्टर गोस्ट की छोड़ी हुई ब्लैक वर्डलेस बुक थी और वो अंधेरा होने के बावजूद उसी में डूबी हुई थी। तो वही रास्ते में झाओ ये सियान बार बार राहगीरों को रोककर फॉर्चून टेलिंग करता है और ऐसी कहानियां बनाता है कि लोग उसके बाद उम्मीद से भरकर खुश होकर चले जाते हैं और देखते ही देखते उसका बैग पैसों से भर जाता है, जबकि सियाव हुआन ने उसकी इस आदत को इग्नोर करना सीख लिया था। लेकिन तभी वाइल्ड डॉग झाओ ये सियान से कहता है कि सीनियर, लगता है आज भी हम हे यांग सिटी नहीं पहुंच पाएंगे और अगर जल्दी कोई जगह नहीं मिली तो हमें बाहर ही रात बितानी पड़ेगी। जो सुनकर झाओ ये सियान आसमान की तरफ देखता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ डार्कनेस दिखाई देती है। जो देखकर वो अचानक किसी पुरानी बात को याद करने की कोशिश करता है और कहता है कि हाँ, थोड़ी दूर आगे एक छोटा रास्ता है, वहाँ एक हाउस है। जो सुनकर सियाव हुआन खुश होकर कहती है कि सच में, फिर जल्दी चलते हैं। लेकिन झाओ ये सियान की भौहें अब भी सिकुड़ी हुई थी और वो कहता है कि कुछ ठीक नहीं लग रहा, मुझे बस इतना याद है कि वहाँ एक हाउस था, लेकिन वो कोई अच्छी जगह नहीं थी।
असल में क्या था मुझे याद नहीं आ रहा। जो सुनकर सियाव हुआन उसकी बात इग्नोर करके आगे बढ़ जाती है और कहती है कि कम से कम रूफ तो मिलेगी, और घर कितना भी खराब हो खुले में सोने से तो अच्छा है। तो वही वाइल्ड डॉग भी उसके पीछे चल पड़ता है, जो देखकर झाओ ये सियान पीछे पीछे आता है और लगातार अपने सिर पर हाथ मारते हुए बड़बड़ाता रहता है कि आखिर वो हाउस कैसा था। लेकिन 1 घंटे चलने के बाद भी कोई हाउस दिखाई नहीं देता, जो देखकर सियाव हुआन पीछे मुड़कर पूछती है कि ग्रैंडपा कहीं आपने गलत तो याद नहीं किया। जो सुनकर झाओ ये सियान कहता है कि बूढ़ा होने पर मेमोरी कभी कभी गलत हो जाती है, लेकिन मुझे पक्का याद है कि इस रास्ते पर एक हाउस था और हो सकता है इतने सालों में वो टूट गया हो। जो सुनकर सियाव हुआन कुछ नहीं कहती, लेकिन तभी वाइल्ड डॉग अचानक रुककर चिल्लाता है कि जल्दी इधर आओ, घर मिल गया। जो सुनकर झाओ ये सियान का चेहरा खिल जाता है और वो कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना मेरी मेमोरी गलत नहीं हो सकती। लेकिन सियाव हुआन उसे इग्नोर करके आगे जाती है और सामने सच में एक हाउस था, लेकिन वो पूरी तरह अबैंडन्ड दिखाई दे रहा था और उसका यार्ड वीड से भरा था और बिल्डिंग कई सालों से टूटी हुई लग रही थी। और पास पहुंचने पर फेंस की दीवारें टूटी हुई थी और एंट्रेंस पर सिर्फ डोर फ्रेम बचा था और रूफ का आधा हिस्सा गायब था और लकड़ी की दीवारों से मोल्डी स्मेल आ रही थी, जो देखकर सियाव हुआन की भौहें सिकुड़ जाती हैं। लेकिन झाओ ये सियान फिर भी खुश था क्योंकि उसे कोई डेंजर दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन तभी सियाव हुआन वाइल्ड डॉग से कहती है कि प्रीस्ट, क्या तुम्हें भी लगता है कि इस हाउस का लेआउट हमने कहीं देखा है? जिस पर वाइल्ड डॉग काफी देर सोचता है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं आता। लेकिन झाओ ये सियान इम्पेशेंट होकर कहता है कि इतने साल हो गए हैं, मुझे खुद ये हाउस याद नहीं था, तुम कैसे पहचानोगी? जिस पर सियाव हुआन कंधे उचकाकर कहती है कि ठीक है, अंदर जाकर देखते हैं। जिसके बाद तीनों स्टोन स्टेप्स चढ़कर हाउस के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं और फिर डोर को खुलते हैं। लेकिन तभी सियाव हुआन का पैर किसी चीज से टकराता है और नीचे देखने पर उसे एक ब्लैक वुडन साइन दिखाई देता है और वो उसे रूइंस से बाहर निकालकर डस्ट साफ करती है और उस पर लिखे शब्द पढ़ते ही उसकी बॉडी कांप उठती है और वो तुरंत पीछे हटकर चिल्लाती है कि ग्रैंडपा, जरा देखो ये जगह क्या है। जो सुनकर झाओ ये सियान पीछे मुड़ता है और फिर सियाव हुआन साइन की तरफ इशारा करके कहती है कि खुद देखो। तो वही झाओ ये सियान नीचे देखता है और अचानक स्टिफ हो जाता है और वो अपनी आंखें मलकर दोबारा साइन को देखता है और फिर डर के मारे स्टेयर से नीचे छलांग लगा देता है और उस ब्लैक साइन पर पुराने अक्षरों में साफ साफ मुर्दा घर लिखा था। जो देखकर सियाव हुआन गुस्से में कहती है कि आप हमें हमेशा कैसी कैसी जगहों पर ले आते हो और हे यांग सिटी में भी आपने हमारे साथ ऐसा ही किया था। जो सुनकर झाओ ये सियान शर्मिंदा होकर कहता है कि मैंने कहा ना, मुझे सिर्फ हाउस याद था, मुझे ये याद नहीं था कि इसका इस्तेमाल किस लिए होता था। तो वही सियाव हुआन उसकी बात काटकर कहती है कि बस बहुत हो गया, चलो यहाँ से निकलते हैं। जो सुनकर झाओ ये सियान भी जल्दी से कहता है कि हाँ, ऐसी जगहों से हमारा सामना होता है तो हमेशा बैड लक ही आता है। लेकिन तभी वो अचानक रुक जाता है, जो देखकर सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग भी रुक जाते हैं, क्योंकि मूनलेस और विंडी नाइट में उस डिजर्टेड गोस्ट हाउस के कोर्टयार्ड के अंदर एक आदमी खड़ा था और वो काफी लंबा था और उसके कपड़े कभी अच्छे रहे होंगे, लेकिन इस समय पूरी तरह डर्टी और कई जगह से टॉर्न थे और उसका डार्क ग्रीन टाओइस्ट रोब मुश्किल से पहचाना जा सकता था। और सबसे अजीब बात उसका फेस था, जो पूरी तरह शैडो में छिपा हुआ था और वो बिना किसी आवाज के उनके सामने खड़ा था, बिल्कुल किसी एपरेशन की तरह। और तीनों को उसकी बॉडी से लिविंग ब्रेथ का एक भी ट्रेस महसूस नहीं हो रहा था। और आखिरकार सियाव हुआन कांपती आवाज में पूछती है कि तुम आखिर कौन हो? लेकिन वो आदमी कोई रिएक्शन नहीं देता। लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की शैडो के अंदर दो फेंट डार्क रेड लाइट्स जल उठती हैं, जैसे दो स्ट्रेंज आईज उन्हें घूर रही हो। जो देखकर सियाव हुआन और बाकी दोनों डर जाते हैं। लेकिन तभी झाओ ये सियान अचानक चीख उठता है, जो देखकर सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग उसकी तरफ देखते हैं। और झाओ ये सियान उस आदमी के फेस को नहीं बल्कि उसके आर्म को देख रहा था और कांपती आवाज में कहता है कि वो किन यून सेक्ट का सिंबल है। तो उधर 10,000 ग्रेट माउंटेन्स के सबड्यू डेविल एंशिएंट केव में सियाव फैन और जिन पिंगेर अब भी लगातार आगे बढ़ रहे थे और डार्कनेस उनके सामने खत्म नहीं हो रहा था और रास्ता एंडलेस लगता था। लेकिन अजीब बात यह थी कि इस पूरी एंशिएंट केव में सिर्फ एक ही रास्ता था और कोई दूसरी बाइफर्केशन नहीं थी, इसलिए उनके खोने का खतरा नहीं था। लेकिन ब्लैक बैट के बाद लगभग हर कुछ दूरी पर पावरफुल इविल एनिमल्स उनका रास्ता रोकते थे और कुछ इतने पावरफुल थे कि जिन पिंगेर का फेस तक बदल जाता था। लेकिन सियाव फैन हर बार ऐसी स्किल्स दिखाता था जिन्हें जिन पिंगेर ने पहले कभी नहीं देखा था और वो हर इविल बीस्ट को आसानी से डिस्ट्रॉय करता हुआ आगे बढ़ रहा था। और उसके कंधे पर बैठा लिटिल मंकी भी बहुत फेरोशियस था और ब्लैक बैट जैसा टेरेबल एंड बाकी टायरेनिकल बीस्ट्स का भी हो रहा था। लेकिन जिन पिंगेर ने अब तक कोई अटैक नहीं किया था। लेकिन सियाव फैन की बढ़ी हुई स्ट्रेंथ देखकर उसके मन में शौक लगातार बढ़ता जा रहा था और उसकी कल्टीवेशन इतनी तेजी से बढ़ चुकी थी कि जिन पिंगेर की इमेजिनेशन से भी कहीं आगे थी। और अब वो सोचने लगी थी कि इविल सेक्ट में क्या कोई ऐसा पर्सन बचा है जो सियाव फैन से भी ज्यादा पावरफुल हो। क्या वो टैलेंटेड और बोल्ड गोस्ट किंग था या फिर मिस्टीरियस मिस्टर गोस्ट? लेकिन तभी सियाव फैन एक बहुत सैवेज 2-हेडेड डीमन लेपर्ड पर अटैक करता है और उसकी बॉडी स्टोन वॉल से जोर से टकराती है और लगभग वहीं खत्म हो जाता है। तो वही सियाव फैन बिना पीछे देखे आगे बढ़ जाता है। लेकिन जिन पिंगेर जब उसके पास से गुजरती है तो देखती है कि लेपर्ड की पूरी बॉडी श्रिवल हो चुकी है और उसकी बॉडी एसेंस जैसे पूरी तरह सक्ड आउट हो गई हो। तो दरअसल ये सिनिस्टर ऑर्ब का इफेक्ट था, जो देखकर जिन पिंगेर और ज्यादा अलार्म्ड हो जाती है और सियाव फैन की बैक को देखती रहती है और उसके मन में फियर और कंफ्यूजन बढ़ता जाता है।
लेकिन तभी अचानक सियाओ फैन रुक जाता है और उसका फेस पूरी तरह अलर्ट हो जाता है, जो देखकर जिन पिंगेर भी तुरंत सावधान हो जाती है, क्योंकि उसने सियाओ फैन को रास्ते में कई पावरफुल डीमन गार्डियन से लड़ते देखा था, लेकिन इतनी सीरियस सिचुएशन में पहली बार देखा था। और तभी ब्लैक लेपर्ड की डेथ के बाद छाई साइलेंस को एक बहुत धीमी और मोर्नफुल सॉन्ग तोड़ देता है, और आवाज फेंट थी लेकिन उसका हर वर्ड साफ सुनाई दे रहा था। तो वही ये सॉन्ग सुनते ही एटमॉस्फेयर पूरी तरह बदल जाता है और उसकी आवाज में इतनी गहरी सैडनेस थी कि ऐसा महसूस होता है जैसे कोई 3000 ईयर्स पुरानी मेमोरी डार्कनेस के अंदर से वापस लौट रहा हो। तो वही जिन पिंगर को ऐसा लगता है जैसे वो उस मिस्टीरियस सिंगर की मेमोरी में खिंचती जा रही हो और टाइम किसी नाइफ की तरह सब कुछ काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। लेकिन कुछ मेमोरीज ऐसी होती हैं जिन्हें समय भी मिटा नहीं पाता। तो वही सियाओ फैन और जिन पिंगर सामने की एंडलेस डार्कनेस को देखते रहते हैं, जैसे उस डार्कनेस के अंदर कोई बहुत पुरानी मेमोरी उन्हें अपनी तरफ बुला रही हो। लेकिन तभी अचानक लिटिल मंकी झीझी करने लगता है और उसकी आवाज में डर नहीं बल्कि अजीब सी खुशी थी। और अगले ही पल वो सियाओ फैन के कंधे से छलांग लगाता है और साउ की आवाज के साथ सीधे उस गहरी डार्कनेस के अंदर चला जाता है, जो देखकर सियाओ फैन उसके इस अचानक एक्शन से थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन उसके पीछे जाने के बजाय सिर उठाकर उस गाने को सुनने लगता है, जो आवाज उसे जानी पहचानी लगती है। जो सुनकर जिन पिंगेर भी आगे आती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन सियाओ फैन कोई जवाब नहीं देता और उसके चेहरे पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन आ जाता है। और दूर से लिटिल मंकी की झीझी की आवाज सुनाई देती है और फिर एक हल्की ये की आवाज आती है, लेकिन अगले ही पल लिटिल मंकी और वो रहस्यमयी सिंगिंग दोनों शांत हो जाते हैं और अब पूरी केव में अजीब साइलेंस छा जाता है, जैसे डार्कनेस के अंदर कोई उन्हें लगातार देख रहा हो, जो देखकर सियाओ फैन की आंखें शार्प हो जाती हैं और वो सामने की डार्कनेस को घूरने लगता है। तो वहीं जिन पिंगर उस सिंगिंग की वजह से अनईजी होकर सियाओ फैन के करीब आ जाती है, लेकिन तभी डार्कनेस में अचानक एक ग्लिंट चमकता है और अगले ही पल डार्कनेस से एक लंबी व्हाइट लाइट बेहद तेजी से निकलती है और जिन पिंगर पर अटैक करती है, जो देखकर जिन पिंगर बिल्कुल नहीं घबराती और व्हाइट लाइट सामने पहुंचते ही वो पर्पल लाइट से अटैक करती है और एक ही अटैक में व्हाइट लाइट दो हिस्सों में कट जाती है, लेकिन कुछ ही दूरी पर जाकर दोनों हिस्से फिर अपनी ओरिजिनल शेप में लौट आते हैं और अब दो स्ट्रेंज व्हाइट हेलोज पहले से भी ज्यादा स्पीड से जिन पिंगर की तरफ आते हैं, जो देखकर वो फिर पर्पल लाइट से दोनों ऑब्जेक्ट्स को काट देती है, लेकिन अगले ही पल चारों हिस्से फिर जुड़कर अटैक कर देते हैं और अब जिन पिंगर पूरी तरह सीरियस हो चुकी थी और लगातार उनका सामना करने लगती है। लेकिन केव में जगह कम होने की वजह से जल्द ही वो व्हाइट लाइट से घिर जाती है और वो उन्हें लगातार रोकती है, लेकिन हर बार टूटने के तुरंत बाद ये स्ट्रेंज ऑब्जेक्ट्स फिर जुड़ जाते हैं और कुछ ही समय में व्हाइट लाइट्स उसे घेर कर एक लाइट कोकून बना देती हैं, जो देखकर सियाओ फैन समझ जाता है कि सामने छिपा हुआ पर्सन बहुत पावरफुल है। उसने खुद सामने आए बिना ही जिन पिंगर को मुश्किल में डाल दिया था, लेकिन फिर भी सियाओ फैन उसकी हेल्प करने के बजाय डार्कनेस की तरफ बढ़ जाता है और जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसका डार्क ग्रीन लाइट गायब हो जाता है और वो डार्कनेस में डिसअपियर हो जाता है। लेकिन तभी दूर से किसी के स्नॉट करने की आवाज आती है और सियाओ फैन को आसपास वही फेमिलियर डार्कनेस और कोल्ड एयर महसूस होती है, लेकिन तभी अचानक जमीन जोर जोर से कांपने लगती है और ऊपर से स्टोन्स और सैंड गिरने लगते हैं और इस केओस के बीच डार्कनेस और भी गहरा लगता है, लेकिन अचानक गिरते हुए स्टोन्स हवा में ही रुक जाते हैं और अगले ही पल शार्प विसल्स के साथ सारे स्टोन्स और सैंड एक टाइड की तरह डार्कनेस के अंदर एक पॉइंट की तरफ बढ़ने लगते हैं और तभी डार्कनेस से एक फेयर और स्लेंडर पाम बाहर आता है और उस हाथ की फिंगर्स एक अजीब बुद्धिस्ट सील बनाती हैं और जैसे ही हैंड सील बनता है तो इनविजिबल एनर्जी फ्रीज हो जाती है और वो पाम एक हाथ की तरफ पूरी टाइड के सामने खड़ा हो जाता है और अगले ही पल स्टोन्स और सैंड हवा में रुककर नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन तभी सियाओ फैन स्वर्लिंग स्टोन्स और सैंड के बीच से लाइटनिंग की तरह बाहर निकलता है और मिस्टीरियस हैंड की तरफ बढ़ता है और उसी समय जिन पिंगर की चीख सुनाई देती है और व्हाइट लाइट्स के बीच दबा हुआ उसका पर्पल लाइट अचानक एक्सप्लोड हो जाता है और पूरी केव में लाइट फैल जाती है, लेकिन उसकी सिचुएशन अभी भी क्रिटिकल होती है और सभी व्हाइट लाइट्स फिर जुड़कर एक व्हाइट लाइट वॉल बना लेती है और फ्यूरियस वेव की तरह सियाओ फैन की तरफ बढ़ती है, जो देखकर सियाओ फैन को उसके अटैक की टेरिफाइंग स्ट्रेंथ महसूस होती है, लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटता और व्हाइट लाइट वॉल उसे निगलने ही वाली होती है कि सियाओ फैन अपना लेफ्ट हैंड पीछे ले जाकर ऑथेंटिक बुद्धिस्ट वज्रा सील बनाता है और उसके पाम से गोल्डन लाइट रिलीज होती है और बुद्धिस्ट पावर उस व्हाइट वेव से टकराती है और एक जोरदार एक्सप्लोजन के साथ केव में ब्रिलियंट लाइट फैल जाती है और व्हाइट वॉल टूटकर काउंटलेस पीसेस में बिखर जाती है, लेकिन सियाओ फैन तब तक मिस्टीरियस हैंड तक पहुंच चुका होता है, जो देखकर वो अपना राइट हैंड आगे बढ़ाकर उस हाथ को पकड़ने की कोशिश करता है और सामने वाला हाथ भी पलटता है और उसकी फिंगर्स क्लॉज की तरह सियाओ फैन पर अटैक करती है और इसके बाद दोनों के हाथ डार्कनेस में लाइटनिंग की स्पीड से एक दूसरे पर अटैक करते हैं और हर अटैक बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, लेकिन दोनों की पाम्स एक दूसरे से टच नहीं कर पाती और आखिर डार्कनेस फिर केव को ढक लेती है और तभी एक हल्की पाकी आवाज आती है और सियाओ फैन उस हाथ को पकड़ लेता है और उसे कोई मर्डरस ऑरा या इविल पावर महसूस नहीं होती, बल्कि सिर्फ वार्मथ और जेंटलनेस महसूस होती है और उसी पल उसके सामने जैसे हेवन और अर्थ घूमने लगते हैं और उसे
ऐसा महसूस होता है जैसे वो हजारों माउंटेन्स और रिवर्स को पार करके ऐसी दुनिया में पहुंच गया हो जहां ब्लू स्काई और खुशियों से भरी जिंदगी उसका इंतजार कर रही हो और हर तरफ फेमिलियर फिगर्स होती है और लगता है जैसे वो कभी उससे दूर गई ही नहीं। और ये एहसास इतना ब्यूटीफुल होता है कि सियाओ फैन के मन में आता है, क्या यही पैराडाइज है? क्या हमेशा के लिए इसी हैप्पीनेस में खो जाना बेहतर नहीं होगा? लेकिन तभी सियाओ फैन अचानक अपनी आंखें खोल देता है और उसकी दोनों आंखें ब्लड रेड हो जाती हैं और वो सिर उठाकर जोर से हाउल करता है, जो देखकर मिस्टीरियस हैंड कांप जाता है और पीछे हट जाता है। और उसी पल सियाओ फैन का डार्क ग्रीन लाइट एक्सप्लोड होता है और सोल डिवोरिंग स्टिक उसके हाथ में आ जाती है और सिनिस्टर ऑर्ब की डार्क रेड लाइट चमक उठती है और उसकी ईविल पावर तेजी से बढ़ जाती है, जिसकी वजह से सियाओ फैन डार्कनेस के सबसे गहरे हिस्से की तरफ सोल डिवोरिंग स्टिक से अटैक करता है। और ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि डार्कनेस का पूरा स्पेस फ्रीज हो जाता है और सोल डिवोरिंग स्टिक इनविजिबल बैरियर को चीरती हुई आगे बढ़ती है, जो देखकर वो मिस्टीरियस फिगर तुरंत एक तरफ हटकर अटैक से बच जाता है। लेकिन सियाओ फैन भी उसी पल शैडो की तरह उसके पीछे पहुंच जाता है और मिस्टीरियस फिगर एक डेलिकेट फिस्ट बनाकर सियाओ फैन की तरफ अटैक करता है, जो देखकर सियाओ फैन की आंखों की रेडनेस गायब हो जाती है और सोल डिवोरिंग स्टिक भी डिसअपियर हो जाता है। इसके बाद वो दोनों आर्म्स फैलाकर उस फिस्ट को रोकता है और धीरे धीरे अपनी आर्म्स नीचे खींचता है और उसके बीच जेंटल क्लियर लाइट दिखाई देती है और हवा में ताई नहीं पैटर्न बन जाता है और ये ताईजी सुवानकिन वे होता है और वो मिस्टीरियस फिस्ट डायग्राम के बीच धंसने लगता है। तो वही सियाओ फैन का चेहरा पेल पड़ जाता है, लेकिन ताईजी डायग्राम घूमते ही उसके अंदर मौजूद इनॉर्मस ईविल पावर धीरे धीरे डिसॉल्व होने लगती है और डायग्राम की स्पीड बढ़ती जाती है और मिस्टीरियस हैंड भी कांपने लगता है, जो देखकर डार्कनेस से एक पेनफुल स्नॉट निकलती है और एक लो हाउल के साथ ताईजी डायग्राम टूट जाता है और वो मिस्टीरियस हैंड वापस डार्कनेस में चला जाता है। लेकिन सियाओ फैन अब बिल्कुल नहीं रुकता और वो डार्कनेस में लीप करता है और मिस्टीरियस फिगर का पीछा करने लगता है और दोनों एंशिएंट केव की गहराई में इतनी तेजी से आगे बढ़ते हैं कि डार्कनेस के अंदर दो लाइटनिंग जैसी फिगर्स दिखाई देती हैं और रास्ता धीरे धीरे और नीचे जाने लगता है और जैसे दोनों अर्थ की गहराई में उतर रहे हों। तब तक जिन पिंगर बहुत पीछे छूट चुकी होती है और तभी आखिर वो मिस्टीरियस फिगर अचानक रुकता है और फिर पीछे मुड़ता है। तो वही सियाओ फैन भी तुरंत रुक जाता है और डार्कनेस में दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहते हैं और कुछ देर बाद सियाओ फैन का डार्क ग्रीन लाइट फिर जलता है, लेकिन उसकी लाइट भी सामने की डार्कनेस तक नहीं पहुंच पाती और तभी डार्कनेस से एक जेंटल फीमेल वॉइस आती है कि रिमार्केबल पावर्स, जो सुनकर सियाओ फैन शांत रहता है और कहता है कि तुम मेरी तारीफ कर रही हो। जिस पर वो लेडी कोल्डली हंसती है और कहती है कि अभी की फाइट में तुमने ईविल सेक्ट की ट्रू वे, तियानयान टेंपल की ग्रेट ब्राह्मण विजडम बुद्धिस्ट पावर और किन युन सेक्ट की ताईजी सुवानकिन वे को सिचुएशन के हिसाब से इतनी तेजी से बदला कि लगता है जैसे तुमने तीनों सेक्ट की सुप्रीम पावर्स को मास्टर कर लिया है और तुम्हारी ताईजी सुवानकिन वे इतनी पावरफुल है कि डाओ सुवान ओल्ड मैन के अलावा शायद किन युन सेक्ट में कोई भी तुम्हारा मुकाबला नहीं कर सकता। लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन अचानक इतनी ज्यादा कैसे बढ़ गई? जो सुनकर सियाओ फैन हल्की हंसी के साथ कहता है कि क्या हुआ, मेरी ट्रेनिंग इतनी सक्सेसफुल हो गई तो तुम्हें हैरानी क्यों हो रही है? लेकिन तभी डार्कनेस से फेमिलियर झीझी की आवाज आती है और अगले ही पल लिटिल मंकी बाहर निकलता है और खुशी से ग्रिन करते हुए सियाओ फैन के शोल्डर पर बैठ जाता है, जो देखकर सियाओ फैन की आंखों में इमोशन आ जाता है और वो डार्कनेस की तरफ देखते हुए कहता है कि तो ये तुम हो और मैंने कभी नहीं सोचा था कि यहाँ तुमसे मुलाकात होगी। जो सुनकर डार्कनेस में छिपी लेडी पी जैसी आवाज निकालती है और कहती है कि तुम्हें अभी भी मैं याद हूँ और तुम्हारे पास तो पहले से एक बिविचिंगली चार्मिंग लेडी मौजूद है। जो सुनकर सियाओ फैन थोड़ा एम्बैरेस्ड होता है और कहता है कि तुम कैसी नॉनसेंस बातें कर रही हो। जो सुनकर लेडी नाराज होकर कहती है कि ऐसा करते हुए तुम्हें उस पर्सन की याद नहीं आती जो अभी भी उस आइस कोल्ड बेड पर पड़ी है। जो सुनकर सियाओ फैन सिर हिलाकर कहता है कि तुम गलत समझ रही हो, मुझे इस जगह का रास्ता पता नहीं था और गोस्ट किंग सेक्ट लीडर ने ही उसे मुझे रास्ता दिखाने के लिए भेजा है और मैं कैसा पर्सन हूँ ये तुम अच्छी तरह जानती हो। जो सुनकर लेडी हल्का सा स्नॉट करती है और कहती है कि मैं कैसे जानूं कि तुम कैसे पर्सन हो, मैं तो सिर्फ इतना जानती हूँ कि कोई भी मैन अच्छा नहीं होता। जो सुनकर सियाओ फैन फ्राउन करता है और फिर हंसते हुए सिर हिलाता है और धीरे धीरे डार्कनेस फैलने लगती है और तभी सियाओ फैन के डार्क ग्रीन लाइट में एक फिगर साफ दिखाई देने लगती है, जिसे देखकर लिटिल मंकी झीझी करते हुए खुशी से उसके पास जाता है और जैसे ही वो फिगर पूरी तरह सामने आती है तो उसकी खूबसूरती साफ दिखाई देती है। और अगर इतने लंबे समय से गायब 9-tailed सेलेस्टियल फॉक्स सियाओ बाई नहीं थी तो फिर वो और कौन हो सकती थी? तो वही सेंट्रल प्लेन्स में हेयांग सिटी के बाहर एक सुनसान मुर्दा घर था, जहां आधी रात के समय चारों तरफ घना अंधेरा छाया हुआ था और दूर नॉर्थ डायरेक्शन में किन युन माउंटेन रेंजेस दिखाई दे रही थीं, जबकि बाकी इलाका लगभग समतल था और पेड़ पौधे चारों तरफ फैले हुए थे और आसमान पर थिक क्लाउड्स की वजह से मून भी छिप चुका था और सिर्फ कुछ कमजोर स्टार्स ही जमीन पर हल्की लाइट डाल रहे थे और हवा बहुत तेज नहीं थी, लेकिन पेड़ों की टहनियों से टकराकर सासा की आवाज कर रही थी, जिसकी वजह से पूरा माहौल बहुत चिल्ली और डरावना लग रहा था। और इसी सुनसान मुर्दा घर के बाहर झाओ ये सियान, सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग तीनों एक मिस्टीरियस ब्लैक फिगर को घूर रहे थे और काफी देर से वो फिगर बिल्कुल ज़ॉम्बी की तरह एक ही जगह खड़ा था और मुर्दा घर के एंट्रेंस को ब्लॉक किए हुए था, जिसकी वजह से तीनों वहां से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। और सियाव हुआन धीरे से झाओ ये सियान से पूछती है कि ग्रैंडपा, क्या तुम्हें पूरा
पूरा यकीन है कि इसने किन यून सेक्ट की रोब पहनी हुई है। जो सुनकर वाइल्ड डॉग भी उस फिगर को ध्यान से देखने लगता है और झाओ ये सियान उसकी स्लीव पर बने सोर्ड सिंबल की तरफ इशारा करते हुए कहता है कि मैं गलत नहीं हो सकता, ये डेफिनेटली किन यून सेक्ट की रोब है। जो सुनकर सियाओ हुआन कंफ्यूज्ड होकर कहती है, लेकिन किन यून सेक्ट तो गुड फैक्शन का प्रॉपर सेक्ट है, तो फिर इसका डिसाइपल आधी रात को ऐसी जगह लोगों को डराने क्यों आएगा। जो सुनकर वाइल्ड डॉग भी सिर हिलाता है और कुछ देर तक उस मिस्टीरियस पर्सन को देखकर झाओ ये सियान का डर थोड़ा कम होने लगता है, क्योंकि उसने अब तक कोई अटैक नहीं किया था। इसलिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ता है और नर्वस होकर कहता है कि सर, हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था कि ये आपकी रेजिडेंस है, हम बस रात में घूमते घूमते गलती से यहाँ आ गए और हमारा कोई गलत इंटेंशन नहीं है और हमने कुछ नहीं देखा, इसलिए अब हम यहाँ से चले जाते हैं। जो सुनकर सियाओ हुआन उसे रोकती है, लेकिन तभी मिस्टीरियस फिगर हल्का सा हिलता है, जो देखकर झाओ ये सियान तुरंत तीनों को इशारा करता है और वे धीरे धीरे उसके पास से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ कदम आगे बढ़ते ही ब्लैक फिगर अचानक उनके सामने आ जाता है और इस बार वो इतना करीब था कि सियाओ हुआन को उसकी बॉडी से हल्की सी ब्लड की स्मेल तक महसूस होती है। जो देखकर सियाओ हुआन डरकर पीछे हट जाती है और वाइल्ड डॉग तुरंत उसके और झाओ ये सियान के सामने खड़ा हो जाता है और उसके हाथ में फेंट येलो लाइट चमकती है और वो अपना फैंग मैजिकल वेपन निकाल लेता है। लेकिन तभी वो मिस्टीरियस पर्सन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और उसके हाथ से अजीब एनर्जी निकलने लगती है और वाइल्ड डॉग समझ जाता है कि सामने वाला बहुत पावरफुल है। लेकिन सियाओ हुआन उसके पीछे थी, इसलिए वो पीछे नहीं हटता और वो जोर से रोर करता है और अपना फैंग मैजिकल वेपन पूरी ताकत से उस मिस्टीरियस पर्सन की तरफ चला देता है। लेकिन अगले ही पल वेपन सीधा उसके चेस्ट से टकराता है। जो देखकर वाइल्ड डॉग को विश्वास नहीं होता, क्योंकि मिस्टीरियस पर्सन ने अटैक को डॉज तक नहीं किया था। लेकिन अगले ही पल मिस्टीरियस पर्सन उसके वेपन को पकड़ लेता है। जो देखकर वाइल्ड डॉग पूरी ताकत से उसे वापस खींचने की कोशिश करता है, लेकिन वेपन उसके हाथ में जैसे जम चुका था, जिसके बाद वो मिस्टीरियस पर्सन अपना हाथ दबाता है और वेपन से टूटने की आवाज आने लगती है। जो देखकर झाओ ये सियान तुरंत चिल्लाता है कि जल्दी पीछे हटो। लेकिन इससे पहले कि वाइल्ड डॉग कुछ समझ पाता, वो मिस्टीरियस पर्सन बेयर हैंड से उसका फैंग मैजिकल वेपन टूटकर टुकड़ों में बदल जाता है। जो देखकर वाइल्ड डॉग पूरी तरह हॉरिफाइड रह जाता है। लेकिन तभी झाओ ये सियान की नजर उसके हाथ पर पड़ती है और वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वहां फेंट डार्क ग्रीन लाइट चमक रही थी और ये लाइट उस मिस्टीरियस पर्सन की विशस ऑरा से बिल्कुल अलग थी और इसमें प्योर टाओइस्ट पावर मौजूद थी। जो देखकर झाओ ये सियान अपनी चिंता भूलकर आगे बढ़ता है और पूछता है कि तुम आखिर कौन हो, किन यून सेक्ट की रोबे पहनते हो और संग किन रियल्म ताइजी सुवान किन वे से कम लेवल की पावर भी नहीं रखते हो, और किन यून सेक्ट के कौन से ग्रेट मास्टर हो। जो सुनकर वो मिस्टीरियस पर्सन उसकी तरफ मुड़ता है और कोल्ड वॉइस में कहता है कि तुम काफी कुछ जानते हो। जो सुनकर झाओ ये सियान सीरियस होकर पूछता है कि तुम सच में किन यून सेक्ट से हो, लेकिन तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी सियाओ हुआन उसकी स्लीव खींचकर धीरे से कहती है कि ग्रैंडपा, इस पर्सन की गोस्टली ऑरा मैं महसूस कर सकती हूँ और यहाँ आसपास एक भी वॉन्डरिंग स्पिरिट नहीं है और शायद ये सभी इसके डर से भाग गए हैं, और किन यून सेक्ट के किसी पर्सन में ऐसी ऑरा कैसे हो सकती है। जो सुनकर झाओ ये सियान और भी कंफ्यूज्ड हो जाता है। लेकिन तभी मिस्टीरियस पर्सन की नजर उस पर टिक जाती है और वो कोल्डली कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता तुम कौन हो, जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मरना होगा। जो सुनकर झाओ ये सियान का चेहरा पेल पड़ जाता है और मिस्टीरियस पर्सन के हाथ में डार्क ग्रीन लाइट तेज होने लगती है। लेकिन तभी झाओ ये सियान दोनों हाथ उठाकर येलो टैलिस्मन्स निकालता है और अगले ही पल वो इनकैंटेशन बोलता है और दोनों टैलिस्मन्स आग पकड़ लेते हैं और डार्कनेस के बीच दो छोटे फायरबॉल्स चमकने लगते हैं। जो देखकर मिस्टीरियस पर्सन एक पल के लिए रुक जाता है, जैसे इस टेक्निक ने उसके अंदर कोई पुरानी मेमोरी जगा दी हो। लेकिन झाओ ये सियान मौका नहीं छोड़ता और वो दोनों फायरबॉल सामने फेंक देता है और अगले ही पल वे मिलकर कई चौड़ा बॉल ऑफ फायर बन जाते हैं और उस फायर के अंदर से एक व्हाइट टाइगर निकलता है और रोर करते हुए मिस्टीरियस पर्सन पर अटैक कर देता है। लेकिन मिस्टीरियस पर्सन बिल्कुल नहीं घबराता और उसके राइट हैंड की डार्क ग्रीन लाइट चमकती है और वो एक ही स्ट्राइक में टाइगर के फोरहेड पर अटैक कर देता है। जो देखकर व्हाइट टाइगर कुछ पल स्ट्रगल करता है, लेकिन अगले ही पल डार्क ग्रीन लाइट उसकी पूरी बॉडी में फैल जाती है और वो एक्सप्लोजन के साथ गायब हो जाता है। और उसके बाद उसी फायरबॉल से रेड मेन वाला लायन निकलता है और अटैक करता है, लेकिन वो मिस्टीरियस पर्सन उसे भी एक स्ट्राइक में खत्म कर देता है। जो देखकर झाओ ये सियान लगातार अपनी टेक्निक जारी रखता है और फायरबॉल से वाइल्ड बोर, लेपर्ड, हिपोपोटामस, जायंट एलिफेंट, स्पिरिचुअल डियर और बॉबकैट्स जैसे कई फेरोशियस बीस्ट्स निकलने लगते हैं और ये इल्यूजन्स लगातार बढ़ता जाता है। लेकिन मिस्टीरियस पर्सन की पावर इतनी टेरिफाइंग थी कि वो हर बीस्ट को एक एक स्ट्राइक में डिस्ट्रॉय करता जाता है और आखिरकार वो मिस्टीरियस पर्सन अपना अटैक बदलता है और डार्क ग्रीन लाइट को एक बीम में बदलकर फायरबॉल की तरफ भेज देता है और ये बीम इतना पावरफुल होता है कि पूरी बीस्ट आर्मी को एक साथ पियर्स कर देता है और अगले ही पल हजारों बीस्ट्स की रोर सुनाई देती है और फिर अचानक सब शांत हो जाता है और वो बहुत बड़ा फायरबॉल भी गायब हो जाता है। जो देखकर झाओ ये सियान, सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग समझ जाते हैं कि उनकी डिफेंस खत्म हो चुकी है और तीनों कोर्टयार्ड की वॉल तक पहुंचकर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। जो देखकर वे धीरे धीरे पीछे मुड़ते हैं और वो मिस्टीरियस पर्सन भी उनकी तरफ बढ़ रहा था और उसकी डेथली ऑरा पूरे मुर्दा घर को दबा रही थी और सियाव हुआन आगे बढ़ना चाहती थी,
लेकिन झाओ ये सियान उसे पीछे खींचकर कहता है कि नॉनसेंस, ये पर्सन सिंपल नहीं है, तुम इसे हैंडल नहीं कर सकती। जो सुनकर सियाव हुआन स्टन्ड रह जाती है, क्योंकि उसने अपने ग्रैंडपा को पहली बार इतना टेंस देखा था। लेकिन तभी मिस्टीरियस पर्सन रुककर पूछता है कि अभी तुमने जो इल्यूजन स्पेल यूज किया था क्या वो? लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले झाओ ये सियान अचानक दोनों हाथ उठाता है और कई येलो टैलिस्मेंस उसके हाथों में दिखाई देने लगते हैं और रात की हवा में सभी टैलिस्मेंस एक साथ जल उठते हैं और उनकी फ्लेम्स उसके हाथों के आसपास घूमने लगती हैं। और तभी झाओ ये सियान जोर से इनकेंटेशन बोलता है और 5 डिंग गोस्ट्स अंडरवर्ल्ड जल्दी लौटो। लेकिन ये सुनते ही पूरे मुर्दा घर में स्ट्रॉन्ग विंड चलने लगती है, जिसकी वजह से सैंड और स्टोन्स चारों तरफ उड़ने लगते हैं और वो मिस्टीरियस पर्सन भी एक पल के लिए रुककर आसपास देखने लगता है। लेकिन तभी हवा में 5 हॉन्ग जैसी आवाजें सुनाई देती हैं, जो देखकर वो मिस्टीरियस पर्सन समझ जाता है कि झाओ ये सियान ने पावरफुल टेक्निक एक्टिवेट की है। लेकिन वो डरने के बजाय स्माइल करता है और तभी अचानक वो तीनों से नजर हटाकर पीछे 6 कदम जाता है और अपना लेफ्ट हैंड जमीन की तरफ स्ट्राइक करता है और डार्क ग्रीन लाइट जमीन के अंदर घुस जाती है और उसी पल सॉलिड अर्थ फट जाती है, जो देखकर तीनों की बॉडी वायलेंटली शेक होने लगती है और जमीन के नीचे से दर्द भरी आवाज सुनाई देती है और अगले ही पल डार्क ग्रीन लाइट गायब हो जाती है और हवा भी कमजोर पड़ जाती है। तो वही सैंड और स्टोन्स जमीन पर गिरने लगते हैं। लेकिन तभी तीनों के खड़े होने की जगह जोरदार एक्सप्लोजन होता है और वहाँ एक बड़ा होल दिखाई देता है, जो देखकर साफ पता चल रहा था कि वहाँ खड़े तीनों असल में इल्यूजन्स थे। और अगले ही पल उसी होल के अंदर से झाओ ये सियान, सियाव हुआन और वाइल्ड डॉग बाहर निकलते हैं और तीनों डर्ट से ढके हुए थे और झाओ ये सियान को चोट भी लगी थी। लेकिन वो अपनी चोट की चिंता किए बिना सामने खड़े मिस्टीरियस पर्सन को शॉक में देख रहा था और वो मिस्टीरियस पर्सन कोल्डली कहता है कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें 5 डिंग गोल्डन जिया और स्मॉल गोस्ट ट्रांसपोर्ट जैसी लॉन्ग लॉस्ट स्पेल्स भी आता है और ऊपर से तुमने इन्हें अर्थ एस्केप के साथ कंबाइन भी किया है। मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया। इन टेक्निक्स को देखकर लगता है कि इस दुनिया में शायद कोई तुम्हें सरपास नहीं कर सकता। जो सुनकर झाओ ये सियान सीरियस होकर पूछता है कि तुमने इसे देखा कैसे? जिस पर वो मिस्टीरियस पर्सन शांत आवाज में कहता है कि तुमने खुद कहा था कि मैं किन यून सेक्ट से हूँ और ये जियांग हू की छोटी टेक्निक्स किन यून सेक्ट के फाउंडर की स्पेशल स्किल्स थी। भले ही मैं इन्हें यूज न करता हूँ, लेकिन इन्हें पहचानना तो आता ही है। जो सुनकर झाओ ये सियान धीरे धीरे खड़ा होता है और अब उसे साफ महसूस हो चुका था कि सामने वाला पर्सन उसकी पावर से कहीं ऊपर है। लेकिन सबसे बड़ी मिस्ट्री यही थी कि इतना पावरफुल और विशियस पर्सन आखिर किन यून सेक्ट से कैसे जुड़ा हो सकता है और आधी रात में इस सुनसान मुर्दा घर में आखिर कर क्या रहा था। लेकिन अब इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। और हाँ भाई, लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना।